ओके, तो चलिए दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी तरीके से हुई और कई बार होता है ना, शायद ये भी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं गिफ्ट निफ्टी वगैरह में। हमने एक बार डिस्कस किया था वो उत्तराखंड टनल वाला मामला, वो मार्केट को जो ऑल टाइम हाई तक पहुंचा गया था। और ये जो कतर से मामला आया है, ये मेरे ख्याल से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब देखिए, हम क्या होता है, हम सब के सब यही होप एंड प्रे करते हैं कि ऐसी चीज़ों में सब ठीक हो जाए। जब शुरू में वो न्यूज़ आई थी तो एक थोड़ा सा मतलब ख़राब लग रहा था दिल को वो चीज़, लेकिन अब आज जो सुबह सुबह न्यूज़ पॉजिटिव आ गई तो वो मेरे ख्याल से एक हमारे लिए एक अच्छा एज अ कंट्री एक अच्छा साइन है। और ये एक आपको एक ये भी चीज़ बता रही है कि इस समय जो इंडियन डिप्लोमेसी है वो कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि अदरवाइज़ माना जाता है कि कतार के अगेंस्ट इस तरीके से जीतना मुश्किल था, लेकिन वहाँ पर ऑब्वियसली डिप्लोमेसी ने काम किया और ये एक पॉजिटिव रहा हमारे लिए। तो चलिए एक अच्छी चीज़, तो शुरुआत अच्छी है दिन की। अब आते हैं हम मार्केट के क्यूज़ पर, और मार्केट के क्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आज जब सुबह क्यूज़ बना रहा था तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था कि किस चीज़ पर बात करूं। फिर मैं सोचा कि दो चीज़ों पर फोकस करूंगा मैं, एक ग्लोबल एक लोकल। लोकली आज से अर्निंग सीजन का लास्ट वीक शुरू होगा, और लास्ट वीक शुरू होगा मतलब बैक बेंचर्स के नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। तो वो नॉर्मली वैसे ही थोड़ा सा कई बार ख़राब रहता है। और इंडिया और यूएस में इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एक पता चलेगा कि वो जो बिनाइन इन्फ्लेशन रही है वो वाकई में रहने वाली है नहीं रहने वाली है। लेकिन एक जो चीज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है वो है ब्रेंट क्रूड। लगातार 80 के नीचे रहने के बाद अब 82 के करीब करीब सेटल हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नज़र रखें, इस चीज़ पर ध्यान रखना ज़रूरी है आपको। और एक चीज़, नीरज जी ने मुझसे पूछा था वो टेक्निकल इम्पैक्ट S&P का, लेकिन मैं टेक्निकल इम्पैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट देख रहा था यूएस बॉन्ड यील्ड का। यूएस 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है उसने सारे मूविंग एवरेजेस क्रॉस किए और एक गोल्डन क्रॉस बनाया है उसने फ्राइडे को। मतलब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब अगेन जैसे मैं सुन रहा था नीरज जी को, अभी के लिए मार्केट इसको इग्नोर कर रहा है क्योंकि ग्रोथ आपकी काफ़ी शानदार है, अर्निंग्स आपकी काफ़ी शानदार है इसके लिए। लेकिन ये अगर वापस 4.3 4.4 तक गई ना, तो ये एक मार्केट इसको शायद उतना बिनाइनली लेगा नहीं। तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। मेरे ख्याल से अगले 2-3 हफ्तों में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो दो ग्लोबल क्यूज ट्रैक करने को होंगे आपके लिए, वो एक होगा ब्रेंट क्रूड, एक होगा यूएस बॉन्ड यील्ड और ऑब्वियसली डॉलर इंडेक्स। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि दोनों तीनों ऊपर चले जाएं। अब तक हम यूएस बॉन्ड यील्ड को इसलिए इग्नोर भी कर रहे थे क्योंकि हमारा क्रूड नीचे था, तो हम उस पर ज़्यादा लैच ऑन कर रहे थे। अभी क्रूड भी चलने लगा है, यूएस बॉन्ड यील्ड भी चलने लगी है, वो एक थोड़ा सा इरिटेंट हो सकता है मार्केट के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं इस वीक देखूंगा आशीष, वो है पीएसयूज़ के नंबर्स। आप देखिए पीएसयूज़ के नंबर्स, खास तौर से जिसको मैं हाई फ्लाइंग कैटेगरी में क्लासीफाई करता हूँ, उनके नंबर्स काफ़ी वीक रहे। आप एसजीवीएन के नंबर्स देख लीजिए, आप मिश्र धातु के नंबर्स देख लीजिए, जीएमडीसी के नंबर्स देख लीजिए और एससीआई के नंबर्स देख लीजिए। और अगेन ये सारे स्टॉक्स करेक्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। ये नंबर्स काफ़ी खराब रहे। फ्राइडे को ओएनजीसी काफ़ी वीक था, ठीक है ना, और अब वो हमको थोड़ा सा पता चल गया क्यों, क्योंकि वो नंबर्स खराब आए ओएनजीसी के। लेकिन ओएनजीसी केस में एक चीज़ आज शायद लैच ऑन कर लें, आपकी क्रूड वापस ऊपर आ गया तो, और फ्राइडे को ऑलरेडी गिर चुका है, तो इसके लिए शायद हो सकता है कि ओएनजीसी उतना ना गिरे, पब्लिक ये समझ के वापस ओएनजीसी को ले ले। लेकिन कहने का पॉइंट ये है कि नंबर्स पीएसयूज़ के उतने अच्छे नहीं जितनी रैली हुई है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये रैली जो है ये आगे के लिए है, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एक गारंटी दी हुई है ये उसकी रैली है, वो मानता हूँ। लेकिन फिर भी नंबर्स की वजह से कई बार करेक्शन आती है मार्केट में, और इस हफ्ते बहुत बड़े पीएसयूज़ के नंबर्स आने वाले हैं। आज आएंगे कोल इंडिया के नंबर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नंबर्स, सेल के नंबर, एनएचपीसी के नंबर्स। अगेन सारे के सारे हाई फ्लायर कंपनीज हैं, सारे के सारे हाई फ्लायर स्टॉक्स हैं, तो इन पर एक खास नज़र रखेंगे। और उसके अलावा अगले 3 दिन में जो इंपॉर्टेंट नंबर्स आएंगे पीएसयूज़ में, वो हैं बीएचईएल, आईआरसीटीसी और एनएमडीसी। अगेन कोई पीएसयू जो हाई फ्लाइंग ना हो, तो ये भी सारे हाई फ्लाइंग स्टॉक्स हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है। ये वीक निकल जाएगा, उसके बाद हमको क्यूज थोड़ा सा ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद अर्निंग सीजन ऑफिशियली एंड हो जाएगा। हाँ, ढूंढ ही लेंगे कुछ ना कुछ बढ़िया। लेकिन हाँ, ये लास्ट लेग हो गया रिजल्ट सीजन का। इस रिजल्ट सीजन का आकलन भी ले जाएंगे आपके सामने, एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन। लेकिन चलिए, एक डिप्लोमेटिक विन दिखा रहा है हमारा दमखम। कहाँ वो कतर ने क्या था वो एस्पियोनाज चार्जेस, स्पाइंग के चार्जेस पे कैपिटल पनिशमेंट दी थी। फिर इंटरवेंशंस के बाद वो कैपिटल पनिशमेंट एक प्रोलॉन्ग कारावास में तब्दील हो गई। और कहाँ अब 8 में से 7 तो हिंदुस्तान लौट आए। इस तरह के डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले, इस तरह की सुप्रीम डिप्लोमेसी, गजब।
एक ट्रायम्फ है बढ़िया सी हमारे लिए। और ऊपर से ये इंपॉर्टेंट संकेत, यूएस के बॉन्ड यील्ड्स नजर पे रखिएगा, और हमारे रिजल्ट सीजन की लास्ट लेग में ये सरकारी कंपनीज, इन पे नजर रखनी है हमको। आज के खैर संकेत, हफ्ते का आगाज होगा डिसेंट सा, हालांकि ठंडे पड़ रहे हैं हल्के हल्के। हम अकेले ही थे एशिया में लार्जली सारे बाजार, जापान हो, साउथ कोरिया हो, हांगकांग हो, सिंगापुर हो, ज्यादातर सारे, फिर वियतनाम वगैरह सब बंद है आज, अलग अलग रीजन से सब छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो एशिया से तो क्यों ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। तो हमने शुरुआत दिखा रहे थे हम 110 120 पॉइंट, अब धीरे धीरे थोड़ा से ठंडे पड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी 85-80 अंक मजबूत खुलने के गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से इंडिकेशन आ रहे हैं। संकेत हमारे पास सिर्फ यूएस से ओवर द वीकेंड क्यूज, और यूएस में फ्राइडे को था तो मिला जुला सेंशन, डाउ वोलेटाइल था, लाल में बंद हुआ, नैस्डैक एक ट्रेंडिंग देता, दिन के हाईज पे जाके बंद हुआ, और गजब का मूव था। जब डाउ फ्लैट लाल में, नैस्डैक 1.25% ऊपर, और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट। इन्होंने अपफ्रंट का क्यूज बढ़िया है। तो क्या सिर्फ नैस्डैक को देख रहे हैं या फिर अदरवाइज भी सब कुछ बढ़िया है? नीरज जी गुड मॉर्निंग, क्यों अच्छे लग रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, वहाँ का S&P इंडेक्स जो 5000 को जिसने क्रॉस किया, धीरे 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 गया, वन गो में नहीं गया, इसलिए वो गिरा भी नहीं। रेट कट की उम्मीद अब बहुत कम लग रही है उनको कि अगले 1-2 महीने 3 महीने में होगी, इस साल होगी, लेकिन जून से पहले नहीं होगी। ये मार्केट ने डिस्काउंटिंग ले ली है। फिर भी मार्केट दो चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, बॉन्ड यील्ड को भी इग्नोर कर रहा है और क्रूड को भी। और तेज़ी इसलिए हो रही क्योंकि वहाँ के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं, कंपनियों की अर्निंग्स है, ज़बरदस्त है। आप सारी आईटी कंपनीज़ को देखिए, उनकी बहुत बड़ी अर्निंग देखने को मिल रही है। इसीलिए ओवर वैल्यूड होने के बावजूद S&P 500 नीचे नहीं आ रहा है। अभी मेरे ख्याल में 23 के मल्टीपल में शायद चला गया होगा वो। लेकिन अगर एनवीडिया के नतीजे बहुत अच्छे हैं, इंटेल के बहुत अच्छे हैं, अमेज़ॉन के बहुत अच्छे हैं, नेटफ्लिक्स के अच्छे हैं, तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। अब ये आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था कि कई जगहों पर अब ये डिस्कशन चल रहा है कि अगर इस तरीके की ग्रोथ कंपनियों में, इकनॉमी में है, तो रेट अगर नहीं भी कट होंगे ना, तो भी मार्केट गिरेगा नहीं। ये डिस्कशन है वहाँ पे। मैं इससे बिल्कुल अनुज जो कह रहा है, मैं सहमत नहीं हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली इग्नोर कर रहे हैं मार्केट वाले, और इसीलिए आप देखिए वहाँ पे हाईस पे हाई बन रहे हैं। दूसरा एक बहुत अच्छा फैक्टर अनुज ने जो रेस किया, उसमें मैं आपको बताऊँ क्रूड वाला। क्रूड ने अभी रीसेंट हाई जो उनका था वो $130 का था 2-3 साल पहले, कोविड से जस्ट आसपास उन्होंने मारा था, और वहाँ से लगातार गया है, मतलब लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए आया है, और 75 इसका बॉटम है, और जो यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया है वो वही 75 है। तो 1 2 3 4 5 6 7वीं बार उसने $75, मेरे पास सामने चार्ट खुला हुआ है जिस पर मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, 7 बार उसने वहाँ से सपोर्ट लिया है, और जो ऊपर से हायर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था, उन दोनों का मर्ज पॉइंट $78 $80 के आसपास है। अगर इसको ब्रीच कर देगा क्रूड ऑयल, तो ये हो सकता है 130 चला जाए, लेकिन उसको ब्रीच करेगा कि नहीं करेगा, ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जो सऊदी अरब और अमेरिका तय करेंगे। तो जो अनुज कह रहे हैं वो आशंका बिल्कुल सही है कि क्रूड आपके पूरी फिल्मी स्टोरी का विलेन हो सकता है। तो आप देखते हैं क्रूड कैसे बिहेव करता है, क्योंकि उसमें दोनों बड़े प्लेयर्स को तय करना है कि क्रूड का भाव कहाँ जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि मार्केट बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है, और इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि इकॉनमी उसको इग्नोर करने दे रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मोड़ है जहाँ पे आपको इन चीज़ों को डिस्काउंटिंग लेनी पड़ेगी। और जो इन्फ्लेशन के नंबर पिछले महीने के रिवाइज होके आए वो थोड़े से सॉफ्ट हैं, तो वो उनके लिए फेवर में जाता है। अभी इस हफ्ते के जो नंबर आएंगे उसको हम लोग देखते हैं किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक है भाई, ग्लोबली कोई अभी तो दिक्कत है नहीं, मोमेंटम इंटैक्ट है। और वैसे भी जब घरेलू बाजारों में दिक्कतें थीं, पूरे पिछले हफ्ते भी ग्लोब सपोर्टिव रहा, यूएस के बाजार सपोर्टिव रहे, हमारे अपने इश्यूज थे। खैर, ये तो हो गई ग्लोब की तस्वीर, हैंडओवर बढ़िया है। नैस्डैक S&P देखेंगे तो बढ़िया मोमेंटम तो अब तक इंटैक्ट है, इक्विटीज का रुझान बढ़िया है, पॉजिटिव है। पर हमारे भारतीय बाजार पिछला हफ्ता कंसोलिडेशन के नाम था, वीक ऑन वीक 1/3% का दबाव। पर हाँ, वो हफ्ते भर ऐसा लगे कंसोलिडेशन, लेकिन हफ्ते के बीच में काफी वॉलेटिलिटी थी, दोनों तरफ भारतीय बाजार झूलते हुए नजर आए। ऐसे में हफ्ते की जब कल्मिनेशन हुआ, उसके बाद मूड मॉल सेटअप, इस समय स्टैकअप कैसा हो रहा है, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। उसके बाद निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी पे उतरेंगे। कुछ हिंट सेटल सी तो पहली स्ट्रैटेजी में आ गई थी ओवरऑल जामे की, पर अप्रोच क्या डे का उस पर बाद में आता हूं। सेटअप कैसा लग रहा है अब आपको? सेटअप आशीष मिक्स्ड है, मतलब ऑल ओवर द प्लेस है एक्चुअली। कोई आप सेटअप से एक स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी मैं डेटा बता देता हूँ। DIs ने सेल किया
फ्राइडे को 400 करोड़ और एफ ने बाय किया 140 करोड़ कैश में, और एफ ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 657 करोड़ बाय किया और स्टॉक फ्यूचर में सेल किया। तो कोई ट्रेंड नहीं है ये देखिए एफ के बार्स हैं क्लियरली। अगेन वीकली भी ऑल ओवर द प्लेस है और डेली भी ऑल ओवर द प्लेस है। इसके बाद इंडेक्स फ्यूचर्स के नंबर्स दिखा दीजिए और बैंक वो स्टॉक फ्यूचर्स के। इंडेक्स फ्यूचर्स में 657 करोड़ की बाइंग, स्टॉक फ्यूचर्स में 2173 करोड़ की सेलिंग। फ्राइडे को काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी, ये आपको विजिबल है इस प्लेट से। बैंक निफ्टी के फ्यूचर में 550 करोड़ की बाइंग है और निफ्टी फ्यूचर में 150 करोड़ की बाइंग है। और ये 550 करोड़ की बाइंग क्यों? क्योंकि पिछले दिन बैंक निफ्टी 800 पॉइंट गिरा था, उस दिन शॉर्ट जुड़े थे, हमने डिस्कस किया था कि शॉर्ट्स जुड़े हैं बैंक निफ्टी में। लॉन्ग ऐड हुए 3471, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा निफ्टी में ऐड हुए हैं, और शॉर्ट कटे 5436, ये बैंक निफ्टी में कटे हैं। एक मोटा मोटा एक अनुमान लगा सकते हैं आप, उससे ज़्यादा तो खैर नहीं कह सकते। और जहाँ तक पुट कॉल रेशो की बात है वो स्टेबल है, 3 दिन से पुट कॉल रेशो स्टेबल है अराउंड 1, इस बार भी 0.99 पर है। तो सेटअप से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। बैन में भी एक एंट्री और एक एग्जिट, जी की एंट्री हुई है और नेशनल एल्यूमिनियम यानी कि नैल को बैन से बाहर आया है। बाकी सारे ऑलरेडी जो बने हुए हैं करीब करीब 12 स्टॉक, तो वो ऑब्वियसली दिक्कत का थोड़ा सा सबब है, लेकिन सेटअप न्यूट्रल है। मतलब सेटअप्स में मैं कुछ भी ढूंढने की कोशिश, मतलब जितनी भी मर्जी की मैंने, पॉजिटिव या नेगेटिव मिला नहीं, तो सेटअप को हम न्यूट्रल लेके चल रहे हैं। सेटअप न्यूट्रल हो गया, ग्लोब के संकेत ठीक ठाक हैं, कुछ इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं, पर इक्विटीज की चाल डिसेंट थी। ऐसे में कुछ हद तक सर्कल हिंट्स आपने दी, निफ्टी को लेकर थोड़ा सा कॉशियस होने का समय है। हो सकता है करेक्शन, एक क्लेंजिंग प्रोसेस निफ्टी में हो सकता है, अंडर में भी हो, एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स में। तो इसका मतलब अब निफ्टी का अप्रोच क्या रखूं, क्या वॉच आउट करना है? और हम 22,000 पे आके अटक तो रहे, पिछले 2 बार वैसे ही हुआ था, अब करना क्या है? ऐसे उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊं, अगर एक बार गिफ्ट निफ्टी हम देख लें एक बार, मेरे ख्याल से गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी जो गिफ्ट निफ्टी के ट्रेडर है ना, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक सेल की, मेरे ख्याल से, क्योंकि वो जो जोन है ना, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से सुबह 120 पॉइंट ऊपर था। खैर वो ज़्यादा अच्छा जोन था। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगी आपकी 21,953 से 22,053। मेरे ख्याल से क्रॉस नहीं होगा आशीष जी। अगेन मैं बोल रहा हूँ मेरे ख्याल से, हो जाएगा अपनी बात है, मेरे ख्याल से नहीं होगा। ये बड़ी रेजिस्टेंस है, कॉल राइटर भी बैठा है यहाँ पर। ऑब्वियसली बड़ी रेजिस्टेंस तो है 22,126 जो आपका ऑल टाइम हाई है, ठीक है ना, लेकिन मेरे ख्याल से फर्स्ट रेजिस्टेंस से क्रॉस नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से आज की ट्रेड एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड है, सेल इन दिस रेजिस्टेंस वन। 21,970 से 22,070 के जोन में सेल करिए। अब ऑब्वियसली अगर 21,970 ना मिले, 21,960 65 पे भी ट्राई करिए, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 22,150 का। मेरे ख्याल से ये ट्रेड चलेगी। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे ख्याल से गलत भी हो सकता हूँ मैं, एंड जैसे कहते हैं ना कि जैसे राकेश जुनवाला बोलते थे, आई रिजर्व द राइट टू बी रॉन्ग, तो वो बेसिकली हो सकता है कि गलत हो, लेकिन ये एक लॉजिकल ट्रेड है। और उसके बाद वो कवर कहाँ करने को मिलेगी आपको? फर्स्ट सपोर्ट है 21,700 से 21,765। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल जोन है निफ्टी का, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया। मुझे लग रहा है यहाँ पर 1-2 बार टेस्ट होगा। बैंक निफ्टी में 200 डे मूविंग एवरेज और निफ्टी में 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1-2 बार टेस्ट होंगे। और बड़ा सपोर्ट है आपका 21,600 से 21,650, जो कि पिछले हफ्ते का लो था। बाय जोन कहाँ पर है? 21,700 से 21,765 का, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए उसमें 21,600 का। लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है, दोनों साइड की ट्रेड मिलेंगी। इंट्राडे में मुझे लग रहा है आपको एक सेल ऑन रैली की आज एक ट्रेड मिल सकती है, ब्यूटीफुल ट्रेड मिल सकती है आज, क्योंकि हर कोई ये अज्यूम करेगा कि बस थर्सडे की डिक्लाइन के बाद मार्केट फ्राइडे को चलने को तैयार था, बैंक निफ्टी में खास तौर से। लेकिन मेरा ऐसा व्यू नहीं है, मेरा ये व्यू है कि मार्केट में भी थोड़ी सी कंसोलिडेशन, थोड़ी सी एक वायलेंस की ज़रूरत है शायद। तो इसके लिए ये एक मेरी अप्रोच होगी कि पहली रैली को सेल करें, स्टॉप लॉस लगा दें, देखते हैं फिर कैसे रहती है वो, उसके बाद लोअर लेवल पे बाय की ट्रेड ट्राई करें। ये है निफ्टी, मन उछाल में बिकवाली करने का सारा, पर दोनों तरफ के लेवल्स क्या वॉच आउट करना है, सब बखूबी आपकी स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है। फ्राइडे को निफ्टी बैंक ने मोमेंटम पकड़ा, लार्जली सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मजबूत, दिन के हाईज पे जाके निफ्टी बैंक कामकाज की समाप्ति करता हुआ नजर आया। पर ये पॉकेट को लेकर बड़े इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। चैनल पे कई बार मेंशन हुआ, पूरे हफ्ते पिछले मेंशन हुआ कि निफ्टी बैंक से जरा संभल के रहिएगा, और आपने देखा किस तरह से बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी निफ्टी बैंक में देखने को मिली। यही वो पॉकेट है जो अब तक परफॉर्म करके नहीं दी है, और सबसे बड़ा हैवी वेट पॉकेट ये बना हुआ है। ऐसे में ये फ्राइडे के इस मूव को रीड कैसे करूं, और निफ्टी बैंक को लेकर अब व्यू क्या बनेगा? देखिए फ्राइडे की रैली के बाद मुझे निफ्टी बैंक पर रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये वो पूरी की पूरी शॉर्ट कवरिंग रैली थी।
एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से बाउंस मिला इसको, 2 बार बाउंस कर चुके हैं आप, और मेरा तो ये मानना है कि तीसरा टेस्ट शायद सक्सेसफुल ना भी हो। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस की, बैंक निफ्टी में फर्स्ट रेजिस्टेंस देखिए, जो निफ्टी के लिए फर्स्ट सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस है डिस्पाइट फ्राइडेज बिग रैली। वो क्या है, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी के लिए वो नीचे है जहाँ से निफ्टी बाउंस बैक कर रहा है, बैंक निफ्टी के लिए वो ऊपर है, ये रेजिस्टेंस है 45,750 टू 46,025। ये मेरे ख्याल से क्रॉस नहीं होगा इजीली, और फिर बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 46,300 टू 46,500, जहाँ पर आपके सारे कॉल राइटर्स बैठे हैं। तो आशीष, मेरे लिए बैंक निफ्टी में ट्रेड है 45,800 टू 46,000 के जोन में। अगेन इस चीज़ का ध्यान रखें, सेल करने से पहले रिवर्सल देखें। ये नहीं है कि बस आ गया जोन में सेल कर दिया। सेल अगर रिवर्सल आ गया यहाँ से तो आपको एक ट्रेड का कंफर्मेशन मिलेगा, वहाँ सेल करें 46,200 के स्टॉप लॉस के साथ। और एक बार के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा 44,800 टू 45,000 पर, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है, बड़ा सपोर्ट है। पहला सपोर्ट 45,100 टू 45,200 है, वो पुट राइटर्स का जोन है। तो 45,000 टू 45,200 में एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करें, अगेन सपोर्ट मिले तो, ठीक है ना। ये नहीं कि बस लेवल जोन में आया आपने ले लिया, वहाँ से बाउंस मिले, सपोर्ट मिले, कंफर्मेशन मिले तब, और एक स्टॉप लॉस लगा दें वहाँ पर 44,800 के आसपास का। बहुत बढ़िया, ये हो गई भाई आज के हफ्ते के जो शुरुआती सेशन है मंडे का, उसके लिए हमारा पूरा अप्रोच, कैसे ग्लोबल समीकरण, कैसा सेटअप, निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, सब आपके सामने ब्यूटीफुली हाईलाइटेड। सीएनबी से आवाज का मॉर्निंग पैनल भी जुड़ता हुआ